फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 में हमारी बदलती पृथ्वी। और इसकी पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों से, स्थल मंडल जो है ना, अनेक प्लेटों में विभाजित हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ये प्लेट जो है ना, हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने के कारण होता है। ऐसा घुमा हुआ प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के नीचे जो है ना, ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण होता है। ये वृत्तीय रूप में घूमते रहता है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है? तो भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। वह छिद्र या दरार है। वह क्या है? तो वह छिद्र है या तो दरार है जिससे भूगर्भ का अंदर से पिघला हुआ पदार्थ भूपृष्ठ पर उद्गड़ित है। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं, फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये हमारा ज्वालामुखी है पूरी तरह से। तो ये नीचे वाले पार्ट को कहते हैं मैग्मा कोस्ट कहते हैं। उसके बाद वो निकल, और ये वाला को ही मेंटल भी कहते हैं। और ये इस तरह से जो बना हुआ है तो इसको कहते हैं परपटी कहते हैं। और ये रेड वाला जो ये ज्वालामुखी जो है, यहाँ फट के जो गिर रहा है, इसी को गिर रहा है जो, उसको लावा कहते हैं। इसको निकास बैंड कहते हैं। ये क्रेटर हो गया, आपको मुंह पे जो यहाँ पे होता है ना, ये क्रेटर हो गया। और ये यहाँ पर में धुआं जो निकलता है, गैस, वो राख निकल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा मैग्मा के बारे में, तो अब यहाँ पे मैग्मा के बारे में पढ़ते हैं। मैग्मा इस मैग्मे से जब गैसें वायुमंडल में चली जाए तो इस गैस रहित मैग्मा को क्या कहते हैं? तो ये लावा कहते हैं। अब क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व वह तत्व जिसकी उपस्थिति से ऊर्जा का निष्कासन यहाँ पर वो उपस्थित चट्टानों का पिघला रूप मैग्मा है। जब यह मैग्मा 100 से 200 किलोमीटर की मोटाई में मैग्मा ऊपर उठता है तो लिथोस्फीयर की सतह से टकराता है। किससे? लिथोस्फीयर से टकराता है, जिससे सतह पर दरारें पड़ जाती है। क्या होता है? जिससे टकराने के कारण जो है ना, सतह पर दरारें पड़ जाती है और टुकड़ों में टूट जाती है। इन्हीं टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो प्लेट कहते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपको ट्रोजोविलियन ने किया था। तो अब देखते हैं हम लोग स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है। स्थल मंडल क्या होता है? तो ये अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये अनेक प्लेटों में जो विभाजित होते हैं, इसलिए इन्हें जो है ना स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। प्लेट कैसे घूमती है? तो वो हमेशा जो है ना धीमी गति से घूमती है, चारों तरफ घूमती है।
पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा से, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ऐसा होता क्यों है? ये घूमती हुई क्यों प्रतीत होती है? इसलिए कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वी के सतह में परिवर्तन बलों के आधार पर विभाजित होता है। तो अब देखते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल को दो भागों में बांटा गया है। तो एक हो गया आपको इंडोजेनेटिक, तो ये हो गया आपको आंतरिक बल। तो ये क्या है? जो बल के पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती है, जो बल जो है ना पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं आपको इंडोजेनेटिक या आंतरिक बल। तो अब देखते हैं क्या एक्सोजेनेटिक, जेनेटिक मतलब बहिर्जनित बल, जो बल पृथ्वी के बाहर सतह पर उत्पन्न होती है। तो ये हो गया आपको स्वीडन इंडोजेनेटिक फोर्स, और ये हो गया आपको डिस्ट्रॉफिक फोर्स। तब इसके बारे में देखें। महादेश जनक बल वह बल जिसका निर्माण होता है। पर्वत निर्माणकारी बल कौन है? तो ये हो गया पर्वत का निर्माण। अब इसके बारे में देख लेते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत का निर्माण तनाव और स्पीडन से होता है। जब दो बल विपरीत दिशा में गलते हैं तनाव के कारण भरण की, और ये हो गया आपको संपीड़न मतलब वलय की दिशा। ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार जिससे भूगर्भ का तत्व पिघला हुआ पदार्थ, यह हो गया आपको पिघला हुआ है। यह पिघला हुआ पदार्थ भूपृष्ठ पर उद्गीरित या उद्गीरित का मतलब हुआ आपको निकलना होता है। तो अब देखते हैं क्या भूकंप स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अब देखते हैं अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन अधिकेंद्र के निकटतम भाग सर्वाधिक हानि होती है। सर्वाधिक हानि अधीर केंद्र में ही होती है। इससे दूरी बढ़ती है तो भूकंप की घटना होती है। पिक्चर के द्वारा दर्शाया गया है। उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो ये हो गया आपको यहाँ पर से जो है ना भूकंप का केंद्र हो गया। यहाँ से पूरा ऐसे करके बढ़ते जाता है। जैसे कि पानी में अगर ढेला मारते हैं या मिट्टी का कुछ भी फेंकते हैं ईंटा वगैरह, तो कितना जोर से धीरे धीरे करके फैलता है। तो जस्ट लाइक वैसे ही भूकंप में भी जो है ना उसी तरह होता है। तो ये वाले को कहते हैं प्लेट कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। वही बोला जा रहा है कि जैसे अगर कोई ढीला वगैरह मारते हैं तो पानी कैसे थोड़ा मतलब धीरे धीरे करके बड़ा करके फैलते जाता है ना, उसका गोलाई वही बताया जा रहा है। भूकंप की उत्पत्ति। भूकंप 3 प्रकार की होती है। तो भूकंप 3 प्रकार की है। तो ये हो गया आपको पी तरंग अथवा अनुदैर्ध्य तरंग, एस तरंग अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे।
भूकंप का मापन भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता होती है कितना, तो 2.0। तीव्रता पहला हो गया आपको, तीव्रता 2.0 प्रभाव नहीं के बराबर होता है। मतलब ये जो होता है 2.0 से अगर भूकंप आता है तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन भूकंप की तीव्रता अगर 5.0 होता है, वह वस्तु के गिरने से क्षति पहुंचाता है। अगर भूकंप 5.0 से अगर आता है ना, तो वो सामान को इधर उधर गिरा देता है और क्षति पहुंचाता है। लेकिन अगर तीव्रता हो जाता है अगर 6.0 अथवा उससे अधिक होता है, वह बहुत सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अगर भूकंप अगर जो है ना 2.0 अगर आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 5.0 अगर आता है तो इससे बहुत सामान इधर उधर मतलब थोड़ा पड़ता है। लेकिन अगर आ जाए 6.0 अगर आ जाए भूकंप, तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, घर रे द्वार रे सारा टूट के गिर जाता है, उथल पुथल हो जाता है। हो गया आपको 6.0। तो अब देखते हैं हम लोग मुख्य स्थलाकृतियाँ। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रियाएं होती हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं नदी के कार्य। किसी खड़े ढाल वाले स्थल से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जल प्रपात बनाती है। नोट: सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला तक। सबसे ऊंचा जलप्रपात किसका है, तो ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो उत्तरी अमेरिका के कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में कौन सा है, तो ये जाबिया एवं अफ्रीका में जाबिया या जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। इन्हीं बड़े मोर को क्या कहते हैं, तो विसर्प कहते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, तो धीमी पड़ जाती। समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाती है। नदी अनेक धारा में
विभाजित हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, तो जिसको कहते हैं वितरिका, वितरिका कहा जाता है। अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। सभी मुहनों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब देखते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समुद्री गुफा कहलाते हैं। इस गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है, केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसे जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र या भृंगु कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र या भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। समुद्री तरंग किनारा पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। दो बार लिख दिया है मैंने। हिमनद के कार्य अब देखते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। तो हिमनद क्या होती हैं? तो ये होती हैं आपको बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। हिमनद गहरे गत्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। यह निक्षेप हिमनद या हिमोर का निर्माण करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्या पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल, जिन्हें छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल ऊपरी भाग निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। तो क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है कि पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालुवस्वा कहते हैं। ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में क्या है? तो चीन में है विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि अगर आप लोग को पसंद आते प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।